हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल न्यूरल फिजिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के चैप्टर सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी यूपी बीएड का सामान्य हिंदी के चैप्टर 1 का ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि हमारा है वर्ण तथा ध्वनि विचार चैप्टर 2, तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए 2010 में, 2013 में, तो इस बार भी बहुत ही चांसेस है 2018 में पूछे जाने के। और हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के इन्वेस्ट किए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है, देख सकते हैं यहाँ पर कंठ, ऑप्शन बी है मुद्रा, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ दोनों से मिलाकर। तो आप इसको ट्राई करिए। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो आप बोलेंगे उ, तो उ का जो है वो कंठ, यानी कंठ से आवाज निकल रही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो कंठ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, वा का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए दंतोष्ठ है, ऑप्शन बी ओष्ठ है, ऑप्शन सी है दंत, ऑप्शन डी है ताल मतलब जीभ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या है। तो आप वाह बोलिए, वाह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दांत और ओंठ दोनों से मिलकर वाह का उच्चारण हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दंतोष्ठ। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं बोलकर वाह का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा दंतोष्ठ, यानी दांत और ओठ को मिलाकर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो ऑप्शन ए है शाह, ऑप्शन बी है हा, ऑप्शन सी है ला, ऑप्शन डी है छा। तो पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतः इस्त व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन। पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन जो होता है वो का से लेकर मा तक होता है, यानी का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा अणा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा, ये सारे ही हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब बात करते हैं अंतः इस्त व्यंजन में। तो या रा ला वा, ये सारे ही हमारे अंतः इस्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी 4 अंतः इस्त व्यंजन है, या रा ला वा। और उस व्यंजन में जो आते हैं आप देख सकते हैं उस व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे शा हो गया, खा हो गया यानी खटकोर वाला शा हो गया, सा हो गया, हा हो गया, ये सारे ही उष्म व्यंजन होते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो उस स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेकर माँ तक के सारे ही स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप छा आया हुआ है, तो ये भी का से लेकर माँ के बीच में आ रहा है। तो हमारा जो छा है वो स्पर्श व्यंजन होगा। और आप देख सकते हैं जो है शाह हा ला, ये सारे ही क्या है हमारे अंतः इस्त व्यंजन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है मूर्धा, ऑप्शन डी है दंत। तो आप भी इसका उच्चारण करिए का। तो आप देख सकते हैं का बोलते हैं आप, तो कंठ से आवाज निकल के आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंठ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है, यानी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने वर्णों की संख्या होती है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, आप व्यंजन में जानते होंगे 36 होता है, यानी 36 होता है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 50, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 57, ऑप्शन डी है 55। चलिए हम इसका क्वेश्चन भी जान लेते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं, 46 वर्ण, और इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण और 1 मिश्र वर्ण और 2 अयोगवाह वर्ण भी होता है। तो टोटल आप इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए हमको फिर से रिपीट कर देते हैं क्या क्या होता है। तो हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 46 वर्ण, और इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण होते हैं और 1 मिश्र वर्ण होता है और 2 अयोगवाह वर्ण होता है। तो आप इसको टोटल ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 + 3 + 1 + 2, तो यह आ जाएगा 12 2। यहाँ पर टोटल करेंगे तो 52 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, 46 + 3 + 1 + 2, तो 52 आ जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या होती है वो 52 होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं और इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण, 1 मिश्र वर्ण और 2 अयोगवाह वर्ण भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतः इस्त नहीं है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतः इस्त नहीं है। ऑप्शन ए है वा, ऑप्शन बी है बा, ऑप्शन सी है रा, ऑप्शन डी है ला। तो अभी हमने आपको बताया अंतः इस्त व्यंजन में कौन कौन आते हैं। तो अंतः इस्त व्यंजन में या रा ला वा सारे आते हैं, या रा ला वा सारे आते हैं। तो आप देखते हैं ऑप्शन बी जो है बा,
जो ऑप्शन बी है बा, वो हमारा आता है स्पर्श व्यंजन में, यानी का से लेकर माँ तक में सारे ही जितने आते हैं का से लेकर माँ के बीच में वो सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। और अंतः स्थ व्यंजन में या आता है, रा आता है, ला आता है, वाह आता है, यानी 4। और उस व्यंजन में शरीफा वाला शा आता है शा, और खटकोड़ वाला खा आता है, और सरौता वाला सा हा, यानी 4 उस व्यंजन में आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतः स्थ नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। अभी हमने आपको बताया ऊष्म वर्ण कौन कौन सा होता है। तो आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा करेक्ट होगा। अभी हमने आपको 2-3 बार बता चुके हैं कि ऊष्म वर्ण में क्या कौन कौन से आते हैं, अंतः स्थ वर्ण में कौन कौन से आते हैं, और हमने आपको बताया है एक और क्या था वो स्पर्श व्यंजन। तो तीनों ही व्यंजन हमने आपको बता दिया है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 6-7 का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इस ऊष्म वर्ण इसमें ऑप्शन डी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋषि को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ऑप्शन है स्वर में, ऑप्शन बी व्यंजन में, ऑप्शन सी है द्विगुण व्यंजन में, ऑप्शन डी है संयुक्त व्यंजन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन इसका क्या होगा। आप जानते होंगे स्वर में आ से लेकर आह तक होता है। स्वर आ से लेकर आह तक हमारे ये सारे स्वर में आते हैं, और इसमें बीच में ऋषि भी आता है। तो ऋषि को लेकर जो हमारे स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, और ऋषि को छोड़कर जो स्वर होता है हमारा 12 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए है टा, ऑप्शन बी है ठा, ऑप्शन सी है ढा, ऑप्शन डी है ढा। तो आप ध्यान दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढा। तो पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से मूर्धन्य ध्वनि में आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, देख सकते हैं। तो कंठ से जो उच्चारित वर्ण होते हैं वो का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ से उच्चारित वर्ण है। अब बात करते हैं तालु से उच्चारित वर्ण। तो तालु से जो उच्चारित वर्ण होते हैं वो चा, छा, जा, झा, यहाँ होते हैं। अब मूर्धा से उच्चारित जो वर्ण होते हैं वो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा होता है। और दंत से उच्चारित जो वर्ण है वो ता, था, दा, धा, ना होता है। ओष्ठ से उच्चारित वर्ण पा, फा, बा, भा, मा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो अभी हमने आपको बताया। तो ता, था, दा, धा, ना सारे ही दंत से उच्चारित वर्ण होते हैं। आप इसको बोल कर ट्राई करिए, सारे ही दांत पे स्पर्श करेंगे। तो आप देख सकते हैं ता, था, दा, धा, ना, तो सारे ये दंत से उच्चारित शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए है ता, था, दंत व्यंजन है। हाँ, ये दांत से उच्चारित होने वाले वर्ण है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। ऑप्शन सी है या, वा अर्ध स्वर है। ऑप्शन डी है शा, सा, शा ऊष्म व्यंजन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। तो इसका ये हमसे क्वेश्चन पूछा था कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका रॉन्ग है और सारे ही सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन प्रकम्मित व्यंजक है। ऑप्शन ए चा, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी है टा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रा। जो रा है वो प्रकम्मित व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, दंतोष्ठय से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। ऑप्शन ए है फा, वा, ऑप्शन बी है या, रा, ऑप्शन सी है का, अच्छा, ऑप्शन डी है टा, अठा। सारे हमने आपको उच्चारित स्वर बता दिए कौन कहाँ से उच्चारित हो रहा है, तब भी हम आपका इसका आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा फा और वा। ये सारे ही दंत ओष्ठ है, मतलब दांत और ओष्ठ से मिलकर जब भी हम इसको इस व्यंजन का बोलते हैं तो हमारे वो दांत और ओठ को मिला के ही ये स्वर निकलता है। तो दांत और ओठ को मिलाकर ये व्यंजन निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी इसको ट्राई करिए बोल के फा और वा। तो ये दांत और ओठ दोनों जगह स्पर्श हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी गा, ऑप्शन डी ढा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा कंठ। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो का, खा, गा, घा, अंगा ये सारे ही कंठ से उच्चारित वर्ण है, और जो ढा है ढा कंठ से उच्चारित नहीं हो रहा है। अभी हमने आपको बताया है कि कौन कंठ से उच्चारित वर्ण है और कौन तालु से है, कौन दंत से है, कौन ओष्ठ से है। तो आप देख सकते हैं जो टा, ठा, डा, ढा,
अणा है ये मूर्धा से उच्चारित वर्ण है, और चा छा जा झ इया ये तालु से उच्चारित वर्ण है। का खा गा घांगा ये सारे ही कंठ से उच्चारित वर्ण है। ता था दा धा ना ये दंत से उच्चारित वर्ण है, और पा फा बा भा मा ये ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी त्रा, ऑप्शन सी ज्ञा, ऑप्शन डी श्रा ऋषि। तो संयुक्त वर्ण कौन होते हैं? जो दो को मिलाकर बनते हैं। तो जैसे छा त्रा ज्ञा ये सारे ही संयुक्त वर्ण है। जैसे का को हम शा से मिलाएंगे, का और शा को मिला के छा बनता है, ता और रा को त्रा बनता है, जा और या को मिला के ज्ञा बनता है, और श्रा और रा को मिला के श्रा बनता है। तो क्वेश्चन आंसर है निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो छा त्रा ज्ञा ये सारे संयुक्त वर्ण हैं, और जो ऋषि है वो स्वर में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सही है? ऑप्शन ए है डा ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। ऑप्शन बी पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। ऑप्शन सी चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन डी है या रा ला व ऊष्म वर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चा छा जा झा सारे ही स्पर्श संघर्षी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? परीक्षा, परीक्षा, ऑप्शन बी है परीक्षा, ऑप्शन सी है परीक्षा, ऑप्शन डी है परीक्षा, यानी कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? तो आप इसका आंसर जान चुके होंगे कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा जो लिखने का तरीका है वो ऐसे ही लिखा जाता है, परीक्षा। और ऑप्शन ए सी डी सारे ही अशुद्ध लिखा हुआ है परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा सही शब्द है? तो ऑप्शन बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सही शब्द है? तो आप देखते होंगे पुरुष कैसे लिखा जाता है। तो पुरुष जो को लिखने का सही तरीका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुरुष लिखने का सही तरीका जो है वो ऑप्शन बी है, और ऑप्शन ए सी डी सारे ही पुरुष गलत तरीके से लिखे हैं, अशुद्ध हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, का प्लस ए से निर्मित रूप है, यानी का और ए के मिलाकर क्या बनता है? तो वो के बनता है। का में एक ही मंत्र लगाएंगे तो वो के बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, गा प्लस ऊ से निर्मित रूप है। गा में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बड़ा गु हो जाएगा, यानी गा में बड़ा ऊ की मात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, यानी गा में हम बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ऑप्शन बी होगा, गा में बड़ा ऊ की मात्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सत्य है? ऑप्शन ए है स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ऑप्शन बी व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। ऑप्शन सी अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ऑप्शन डी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? ऑप्शन ए है शाह, ऑप्शन बी है शाह, ऑप्शन सी है सा, ऑप्शन डी है झा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शाह या रा ला व शाह ये सारे ही ऊष्म ध्वनि है। तो ऑप्शन जो डी है वो ऊष्म ध्वनि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुतान का संबंध है। तो अनुतान का संबंध है उच्चारण के उतार चढ़ाव से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सही है? अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। ऑप्शन बी महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। ऑप्शन सी अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। ऑप्शन डी महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो पहले बात हम करते हैं अल्प प्राण में। तो अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, और महाप्राण में मुख से वायु की मात्रा अधिक मात्रा में निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको कुछ और बता देते हैं अल्प प्राण और महाप्राण में। तो आप जान गए होंगे अल्प प्राण में मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है, और महाप्राण में मुख से वायु ज़्यादा निकलती है। अब बात करते हैं प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। जैसे का हो गया, गा हो गया, अंगा हो गया, ये सारे ही हमारे अल्प प्राण है। और महाप्राण में जो कौन कौन से आते हैं? तो प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण में आता है, और महाप्राण में जो आता है आप देख सकते हैं दूसरा और चौथा महाप्राण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन महाप्राण नहीं है? तो हमने अभी आपको बताया महाप्राण और अल्प प्राण में। चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं। तो अल्प प्राण में क्या कौन से वर्ण आते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ण का समूह का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आता है, और दूसरा और चौथा महाप्राण में आता है। जैसे का हो गया, खा हो गया हमारा महाप्राण में, गा हो गया,
अंगा हो गया। तो का गा अंगा ये हमारे आएंगे अल्प प्राण में, और खा और घा हो जाएगा हमारे ये महाप्राण में आएंगे। तो प्रत्येक स्वर का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है, और प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। चलिए हम आपको बता दिए आपको डिफिनीशन। अब बात करते हैं आंसर की। तो निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो अभी हमने आपको बताया महाप्राण में दूसरा और चौथा, तो आपको ये ध्यान रखना है दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण में आता है और इसके अलावा नहीं आता। तो आप देख सकते हैं खा, का के बाद आता है खा, तो ये भी महाप्राण में आएगा। अब बात करते हैं शा की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खटकोड़ वाले खा के बाद आता है शा, तो ये भी महाप्राण में आएगा। अब बात करते हैं शरीफा वाले शा की, तो ये भी चौथे नंबर पे आ रहा है या रा ला वा शा में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो पा फा बा भमा, तो यानी पा जो है पहले में आता है, तो पहला ये हमारा महाप्राण नहीं होगा। फिर क्या होगा? ये अल्प प्राण में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो वो ऑप्शन डी है पा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो भी हमने आपको बताया अल्प प्राण ध्वनि कौन होता है? प्रत्येक स्वर का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आता है, और दूसरा और चौथा महाप्राण में आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं का हो गया, का जो है वो अल्प प्राण ध्वनि है, और खा जो है ये खा महाप्राण में आता है, और घा भी महाप्राण में आता है, और धा भी महाप्राण में आता है। तो इनमें में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो भी हमने बताया प्रत्येक स्वर का पहला, लिख देते हैं हम एक बार, पहला, तीसरा और पांचवा आता है हमारा अल्प प्राण में। प्रत्येक स्वर का पहला, तीसरा, पांचवा आता है अल्प प्राण में, और दूसरा और चौथा आता है हमारा महाप्राण में। तो आप इसको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको एक बार आपको बता देते हैं। जैसे का हो गया, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे है, और खा हमारा आता है सेकंड नंबर पे, गा हो जाएगा थर्ड नंबर पे, घा हो जाएगा चौथे नंबर पे, और अंगा हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। तो हमारे स्वर का से लेके अंगा तक में का गा अंगा ये सारे अल्प प्राण है, और खा और घा में ये महाप्राण है। तो ऐसे हम पता करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की डिफिनीशन से ऐसे हम मालूम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमें इतने क्वेश्चन बताने थे, टोटल 25 क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। तो इस वीडियो में हमें इतने क्वेश्चन डिस्कस करने थे जो कि हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं। इसके पहले ऑलरेडी बीएड सामान्य हिंदी के हमने एक वीडियो चैप्टर फर्स्ट पर भी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, तो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं सामान्य हिंदी में। अगर आप भी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले 2022 में, तो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। मिलेंगे आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में।